नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे आज के मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी और समीर चौगामकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। बिहार की खबरों से शुरुआत करेंगे और बहुत ही मजेदार खबरें आज बिहार से हैं कि आपको पहले अपडेट दे देता हूं कि आज होने क्या जा रहा है। तेजस्वी यादव 6 जगहों पर आज सभा करने वाले हैं। मांझी, तरैया, मंढौरा, अमनौर, परसा, गरखा, ये सीटें हैं जहां वो कैंपेन करेंगे। तो आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि तेजस्वी यादव तो दिल जान से इस वक्त जुटे हुए हैं। दिन के अधिकांश वक्त वो प्रचार में रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि बिहार में चुनाव से पहले राहुल और तेजस्वी यादव ने जिस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, एसआईआर का मुद्दा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनावी जो सूचियां होती हैं उनमें फेरबदल, उसकी शुद्धता को लेकर जो कैंपेन चलाया, इसको लेकर पहले राहुल गांधी सभा में निकले, यात्रा पर निकले, वोटर अधिकार यात्रा। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि एक वक्त ऐसा भी था जब तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि हम तो चुनाव बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन अब जब चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों के अंदर एसआईआर कराने का ऐलान कर चुका है, राहुल गांधी के बारे में आपने जरूर कुछ ना कुछ इस पर पोस्ट देख लिया होगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है देश में अब एक विधिवत लूट की तैयारी की जा रही है। बिहार में 69 लाख वोट काट दिए गए, एक वोट नहीं जोड़ा गया और अब देश भर में इसी तरीके से वोट की लूट करेगी। और इसमें सब लोग हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कह रहे हैं भाई सावधान, वोट बचाना है। इसमें तमिलनाडु से स्टालिन साहब भी कूद गए कि हम देखेंगे कैसे करते हैं। ममता बनर्जी इस मुद्दे को बहुत तूल देती हैं, वो भी आपने देखा है। और बिहार में तेजस्वी यादव पहले जो इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, शायद उनको अब एहसास हो गया कि चुनाव में तो ये मुद्दा नहीं है। अब आप देखिए, आज तेजस्वी यादव से जब वो प्रचार पर जा रहे थे तो माइक पहुंचा तो बहुत सारी बातें हुई कि साहब आज आप लालू जी की कर्मभूमि पर जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। उन्होंने कहा हम प्रदेश भर में घूम रहे हैं, प्रचार तो करेंगे ही। मुद्दों की बात भी हुई। फिर किसी रिपोर्टर ने पूछा कि तेजस्वी जी, वो देश भर में एसआईआर करा रहा है चुनाव आयोग, इस पर आपको क्या कहना है? तेजस्वी जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होना ही था, ये तो चुनाव आयोग पहले कह चुका था। मतलब उनके लिए ये इशू बचा ही नहीं। और इससे यह भी पता चलता है कि इस वक्त ऑपोजिशन में, खासकर चुनावी राज्य में, विपक्ष की पार्टियों के बीच में आपसी तालमेल की क्या हालत है। आप सुनिए तेजस्वी यादव की बात। एसआईआर सर बिहार के बाद पूरे देश में 12 राज्यों में, तो कौन सी बड़ी बात है उसमें? तो करना ही था, तो पहले से लोगों ने बोला था करें। आप उसका विरोध करेंगे सर इसका? देखिए, मजेदार बात है कि जवाब तो दिया ही, उसके बाद जब किसी ने पूछा आप विरोध करेंगे तो उसका भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। मतलब तेजस्वी यादव एसआईआर को या तथाकथित वोट चोरी को बिहार में कोई मुद्दा बनाना भी नहीं चाहते। वो चाहते भी नहीं कि इस पर कोई बात हो। उनको लगता है कि अब प्रचार में वो मुद्दे होने चाहिए जो मैं नीतीश कुमार जिन मुद्दों पर लेकर उनको मैं घेर सकूं। लेकिन फिर राहुल गांधी ने जो 16 दिन बिताए, नरेंद्र मोदी वोट चोर गद्दी छोड़, क्या हुआ उस कैंपेन का? और तेजस्वी यादव ने अब क्या बिल्कुल राहुल गांधी के मुद्दों से किनारा कर लिया है? ये हमारा सवाल है। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इससे साबित होता है कि नेता जब जमीन पर रहता है तो जमीन जानता है। जब हवा में रहता है, जब देश की धरती छोड़कर विदेश ज्यादा रहता है, तो न उसे देश का पता होता है न देश की जमीन का पता होता है। ये एक बात सबसे पहली जो स्थापित होती है। दूसरा, एक बात जो हम लोग चर्चा करते रहे हैं और मैं लगातार कहता हूं कि ये चुनाव तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है। मतलब वो हारेंगे या जीतेंगे। पहले के चुनाव नीतीश के इर्द गिर्द होते थे। 2020 से वो रणनीति बदल गई, वो स्थिति बदल गई। राहुल गांधी ने बहुत नुकसान कर दिया तेजस्वी यादव का। वो 16 दिन की जो बिहार की जो वोट अधिकार यात्रा थी, जिसको बाद में बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी जी ने किया, पूरा मारा चौपट कर दिया। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी के बहुत नजदीक खड़े थे, बहुत नजदीक खड़े थे। एकदम से ऐसे कहते हैं ना, कुर्सी इतनी दूर चली गई है, और दूर नहीं चली गई है। अब उसको एनडीए वालों ने घेर कर वहां एक तरह से कहें कि कब्जा सा बना लिया। अब उसमें तोड़ कर जाना बड़ा कठिन है। और ये एक समझदार गंभीर राजनेता की निशानी है कि वो जब उसको जनता से कुछ समझ में आने लगे ना, तो फिर वो अपना दीवार से सर फोड़ने वाला जो राहुल जी करते हैं वो करना बंद कर दे। तो मुझे लगता है कि वो चुनाव में है, वो युद्ध के मैदान में है। बाहर से रणनीतिकार कोई हो सकता है, बाहर से बता सकता है कि युद्ध में ऐसे लड़ना चाहिए, इस समय भाला चलाओ, इस समय तीर चलाओ, इस समय गदा चलाओ, हाथी का इस्तेमाल। लेकिन जो युद्ध के मैदान में वो जान रहा है ना भैया कि हाथी कब काम करेगा, घोड़ा कब काम करेगा।
तो उनको समझ में आ गया ये मुद्दा बिहार की जनता के लिए किसी भी तरह से नहीं है। एसआईआर हो गया, लोगों की छोटी मोटी गड़बड़ियां अभी भी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं फुल प्रूफ हो जाता है, सब एकदम शानदार हो जाए, कोई निकाल के ला सकता है, लेकिन ओवरऑल चुनाव आयोग ने बहुत शानदार तरीके से मतदाता सूची बनाई। जो तेजस्वी के वोटर हैं वो सब उसमें शामिल हुए, इसलिए तेजस्वी के मुद्दा नहीं रखता। जहां तक राहुल गांधी वाली बात है तो वो तो भैया मुद्दा जानते नहीं, वो विदेश जाते हैं, कोई कन्फुस्की कोई कर देता है वही लेके। लेकिन मैं हैरान हो गया, अब मैंने देखा कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हो रहे हैं या उनके बड़े नेता जो बात कर रहे हैं या जो प्रचार के प्रमुख हैं उनके मीडिया विभाग के पवन खेड़ा जी जो बातें कह रहे हैं, उन्होंने बयान देके कहा कि भाई 69 लाख वोट काट दिए बिहार में, एक वोट नहीं जुड़ा। ऐसा बात आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार में एक वोट नहीं जुड़ा? आप सिंपल इसको इंटरनेट पर जाकर चेक कर लें, 21,53,000 नए मतदाता जोड़े गए और देश की बड़ी पार्टी दुनिया को यह बता रही है कि एक भी वोट नहीं जोड़ा गया, इसलिए एसआईआर वोट काटने की एक्सरसाइज है। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार फिर से तेजस्वी जी की बात दोबारा सुनाई दे, क्योंकि ये पहुंचना जरूरी है कि बिहार में जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है। एसआईआर सर बिहार के बाद पूरे देश में 12 राज्यों में। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात थी उसमें? तो करना ही था, तो पहले से उन लोगों ने बोला था करें। आप उसका विरोध करेंगे सर? प्रोफेसर साहब तो बिहार के निवासी हैं, तेजस्वी जी तो लोड ही नहीं ले रहे इस खबर का। देखिए, बात यह है कि अगर आप किसी, जैसा अभी त्रिपाठी जी ने भी कहा, किसी नॉन इशू को आप इशू तो बना, विपक्ष इशू हमेशा बनाना चाहेगा और चाहता भी है, लेकिन आप नॉन इशू को कितने हद पर ले जाके इन्फ्लेट कर पाएंगे ताकि उससे कोई एक सरगर्मी बने, और बने तो उसको कितनी दूर तक मेंटेन आप कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है जिसको कि मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी अच्छे से समझ पाई। और वो एक गलती पहले दिन हो गई, फिर वो करते 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 लगातार चलता रहा, और अब आलम यह है कि जैसा देख रहे हैं कि ना तो जनता में कोई ट्रैक्शन है, ना तो लोगों में ट्रैक्शन है, और जैसा आपने भी बताया कि वोट की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव होगा बिहार में, इसमें युवाओं का और खास करके महिलाओं का, जिसको हम नया MY कह रहे हैं, महिला और युवा, इनकी सबसे ज़्यादा भूमिका होगी, क्योंकि इन दोनों की जो वोटरों की संख्या है वो बढ़ी है। तो अगर वो बढ़ी है तो इसका मतलब है कि प्रूनिंग हुआ है, और प्रूनिंग होना भी चाहिए। प्रूनिंग होने से जैसे पेड़ ज़्यादा घना हो जाता है, उसी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता है आने की, जाने की, कहीं व्यवसाय करने की, व्यापार करने की, नौकरी पेशा करने की। तो वैसी स्थिति में जब लोग माइग्रेट करते हैं तो ऐसा होना स्वाभाविक है। रहा सवाल जहां तक विपक्ष के इस मुद्दे को भुनाने का, विपक्ष कोशिश ही कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये शुरुआत से नॉन इशू था, ये बात तेजस्वी अब समझ गए, ये अब समझ में आ रहा है, देर से समझ में आ रहा है, चलो आ तो रहा है। ठीक है। अब वैसे तो राहुल गांधी का भी शेड्यूल आ गया है कि वो बिहार कब जाएंगे, उनकी एक जॉइंट रैली भी तेजस्वी यादव के साथ होगी, प्रियंका गांधी भी जाएंगे, वो मैं आगे आपके साथ बात करूंगा। लेकिन बिहार में जो प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं, अब उसमें पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया एक इंटरव्यू में कि अगर मेरी 150 सीट से कम आई, फुल मेजॉरिटी आ गई, 120 भी आ गई, 130 भी आ गई, तो भी मैं मानूंगा मेरी बहुत बड़ी हार है, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया है बिहार के अंदर पिछले 3 साल में। अब वो जो बातें कह रहे हैं माहौल बनाने के लिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो वो ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि ये लड़ाई अब मेरी और एनडीए की है, इसमें महागठबंधन और तेजस्वी नहीं है, अब चैलेंजर मैं हूं और मैं जीतूंगा, और मैं हारा तो फिर मैंने बताई दिया आपको, अपना आंकड़ा किस आंकड़े से अपनी हार मानते हैं। वो कहते हैं महागठबंधन तीसरे नंबर पर आएगा। फिर उन्होंने तेजस्वी यादव की बात की, कहा कि तेजस्वी यादव की घोषणाओं का कोई सर पैर नहीं है, और वो जो कुछ कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वो रेलेवेंट बने रहें, वरना इस कॉन्टेस्ट में नंबर 1 या 2 मैं, मतलब प्रशांत किशोर कहते हैं, और एनडीए, और नंबर 3 पर तेजस्वी यादव रहेंगे। तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस हो, मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए लगातार जो वादे कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस कह रही है कि अब डिप्टी सीएम जो है वो कांग्रेस मुस्लिम होना चाहिए, और जैसे सरकार बनती है वक्फ बिल फाड़ के फेंक देंगे। मेरे भाई, ऐसा है, महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने, कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ देखने वाला कोई नहीं।
चाहते हैं कि रेस में आए, इसीलिए कुछ भी कह रहे हैं, कोई ट्रैक्शन नहीं है। अगर ये केवल मैंने अखबार में भी बयान पढ़ा होता है कि ये बिना ये देखे कि किसने कहा, तो मुझे लगता है ये प्रशांत किशोर के लिए कोई कह रहा है, लेकिन ये प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जी तो जमीन पर नहीं रहते, प्रशांत किशोर जी तो जमीन पर रहते हैं ना। हाँ। जमीन पर रहते हैं तो ठीक ही बात कर रहे होंगे, लेकिन वो ये बार बार क्यों साबित करना चाहते हैं, जो डे वन से मुझे समझ आ रहा है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब ये बार बार क्यों, अब तो सबको समझ में आ गया कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं लड़ रहे चुनाव, तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे कितना उनका फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और मुझे तो हैरानी इसलिए ना क्योंकि राहुल जी के लिए तो कह सकते हैं, जैसे हर्ष जी ने कहा, त्रिपाठी जी ने, वो सही बात कही कि जो ज़मीन पर नहीं रहते उनको समझ में नहीं आता। मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ, जो ज़मीन पर नहीं रहते उन्हें जनता ज़मीन पर ला देती है। और जो जमीन पे ही हो, हाँ, लेकिन ज़मीन पर रहकर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर कहीं नंबर 2 की लड़ाई तो नहीं लड़ना चाहते? वही किस नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं मुझे नहीं पता। नंबर 1 पर भी लड़ना तो 1 पर चाहिए, नंबर 2 की क्या लड़ाई होती है? लड़ाई तो या तो नंबर 1 की होती है या नहीं होती है, बस बाकी तो फिर लड़ाई ही होती है जो लड़ रहा है। नंबर 2 की तो कोई लड़ाई नहीं होती मेरे ख्याल लड़ से। रहे हैं ये ठीक से या नहीं चुनाव? मुझे नहीं लगता, नहीं, पहले दिन से नहीं लग रहा, आज नहीं लग रहा, क्योंकि अब आप रोज दिखाते हैं उनको तो फिर सबको लगता है कि नहीं, लड़ ही रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, अभी ये बात हो रही थी तो प्रोफेसर साहब ने कहा, सर कभी कभी हम लोग ऑफ रिकॉर्ड बात बता देते हैं ना, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है, जो प्रशांत किशोर जो एफर्ट नहीं, कर मैं रहे हैं। इसको बिल्कुल और रिकॉर्ड पे रख देता नहीं, हूं। सब मत बताइएगा। नहीं, मैं क्योंकि नहीं, अगला उनका सारा मत बताइए। मेरे पास ऐसा बयान है उनका, इसीलिए मैंने कहा मुसलमान वोट को लेकर बिहार में वाकई अलग अलग दलों के अंदर एक खींचतान चल रही है, एक अट्रैक्ट करने की कोशिश चल रही है। तो तेजस्वी यादव तो नेचुरल क्लेमेंट है उस वोट के, ओवैसी साहब को पिछली बार वोट मिल गया तो वो भी एक दावेदारी रखते हैं। अब प्रशांत किशोर भी वैसा ही प्रयास कर रहे हैं। अब वो जो मुसलमानों को रिझाने के लिए जो माहौल बनाते हैं वो क्या है, उन्होंने कुछ टिकट भी मेरे ख्याल से बाकी दलों से तो कुछ ठीक ठाक ही दिए हैं मुसलमानों को। और सीमांचल का जो इलाका है, प्रशांत किशोर ने वहां से वोटरों से एक बड़ी अपील की। कटिहार में थे और वहां फिर उन्होंने मुसलमान वोटरों से ये कहा कि अरे आप बीजेपी से मत डरिए, खुदा से डरिए, अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए। वो बार बार कहते हैं ना कि ये कांग्रेस, आरजेडी, ये आपको बीजेपी का डर दिखा करके वोट लेती है, वरना आपको दिया क्या है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर लालू यादव की लालटेन में केरोसिन बन के जलते रहिए, रोशन उसका घर होगा, आपका बच्चा अंधेरे में रहेगा। मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जनसुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, तभी सुधार होगा। न तो भाजपा से डर के वोट देते रहिएगा तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा, आप जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके घर के, आपके बच्चों के जीवन। अभी तो लालू जी का नाम लिया, फिर इनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि प्रशांत जी यहाँ तो ओवैसी साहब को पिछली बार काफी वोट मिला था, सीट भी वो ले गए थे, तो उन्होंने कहा देखिए मेरे दोस्त हैं ओवैसी साहब, वैसे तो मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं उनको एक बिन मांगी सलाह देना चाहता हूं कि आप हैदराबाद को बनाइए, हैदराबाद में अपनी राजनीति कीजिए, यहां बिहार में और सीमांचल में किसी बाहर के आदमी को आकर यहां के मुसलमानों को नेता बनने की ना तो जगह है और ना उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो वो कह रहे फील्ड छोड़ दो, फील्ड मतलब मैं ही खेलूंगा अकेला, ये सारे रन यहां पर मैं ही बनाऊंगा, ये उनका कहना है। इस बार क्योंकि सर इनकी बात पूरी हो जाए, मैं आता हूं समीर जी। देखिए, मैं बस सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर हमेशा से एक अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट तो रहे हैं, कैंपेनर भी रहे हैं और कैंपेन मैनेजमेंट भी करते रहे हैं। इस बार वो स्वयं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा एक ऐसा पोल प्लैंक बनाया जिस पोल प्लैंक पर अपील तो है, हर एक आदमी जो सोच सकता है, समझ सकता है, जिस भी किसी तबके का हो उसके पास उसका ट्रैक्शन है, लेकिन क्या सिर्फ उसके सोच समझ से वो वोट में परिणत हो जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। और चूंकि नहीं लग रहा है तो जाहिर तौर पर ये बात अगर हम जैसे लोगों को दिल्ली से पता चल रहा है तो वो उनको भी वो वहां पर पता चल रहा होगा। इसलिए वो एक नई कोशिश कर रहे हैं, जिस कोशिश में वो अपने आप को संयमित रूप से, संगठित रूप से, अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से नंबर 2 पर पोजीशन करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि नंबर 2 पर पोजीशन होते ही उनके पास जो अर्बन वोट है और साथ साथ उनके पास जो ये संगठित वोट बैंक है, अगर वो जुड़ जाता है तो वाकई जिसका वो दावा कर रहे हैं उसके होने की आशंका मुझे दिख रही है। इसलिए उनका ये कोशिश है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोशिश सफल होगा, ये मैं नहीं कह रहा, पर उनकी जो, अगर एज एनालिस्ट हम लोग यही तो कह सकते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, तो वो उनकी कोशिश ये है, उनकी मंशा ये है। निशाना सही जगह लगा रहे हैं, अगर लग जाए तो हाँ लग जाए, लगना ना लगना तो ये जनता आदमी का कॉन्फिडेंस है साहब। समीर जी, मतलब ये भी होता है ना कई बार कि भाई आदमी वोट उसको देता है जिसमें दिखाई तो दे कि दम, हाँ ये भाई है, उम्मीदवार है, दम इसमें है, चुनाव लड़ने का मादा दिखाई दे रहा है, या एक चैलेंजर हो सकता है। अब उन्होंने ये भी कहा कि जितने लोग छठ में भाई तुम लोग आ रहे हो यहां बिहार, तो 14 तारीख तक रुक कर जाना, छठ तो क्योंकि अब खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा अब तुम वोट डालोगे, वोट डाल के जाना और 14 तारीख का इंतजार करके जाना, और 14 तारीख को जन स्वराज की सरकार बन जाए तो उसी दिन अपने अपनी फैक्ट्रियों को फोन कर देना कि साहब अब वापस नहीं आएंगे, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। एक ही वादा किया है, अगर 14 तारीख को जन स्वराज की व्यवस्था बन गई तो जो लोग छठ में घर आए हैं अब इनको 10-12 हजार के मजदूरी के लिए वापस नहीं जाना है। अगर इस पर लोग तैयार हैं तो बाकी चीज हो या न हो, छठ के बाद वापस नहीं जाना है। 14 तक भैया देख कर जाओ, 11 तारीख को स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और 14 के बाद अपने फैक्ट्री वाले को बता दीजिए कि अब हम लोग वापस नहीं आ रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रोजगार। अब विजय जी मुझे कहेंगे इतना माहौल तो प्रशांत किशोर नहीं बना रहे जितना हम बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बातें वो कह रहे हैं इस पर। समीर जी देखिए, सिर्फ वोट आदमी किसी में दम देखकर ही नहीं देता, आदमी वोट इसलिए भी दे देता है कि जब सामने वाले से वो निराश होता है 2 लोगों से। बिहार की राजनीति में 35 साल से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के अलावा बिहार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। 15 साल लालू को देखा और फिर उसके बाद 20 साल से नीतीश कुमार को देख रहे थे। मतलब एक बार पलटो तो नीतीश कुमार, एक बार पलटो तो लालू प्रसाद यादव, वही 35 साल से क्रम चल रहा था। और कोई पहली बार अगर चुनाव लड़ा तो उसको इस तरीके से खारिज कर देना, 35 साल से लालू को उखाड़ने में बीजेपी और नीतीश कुमार को 15 साल लगे और जन स्वराज पहली बार आई है। इन्होंने एक बार भी खारिज नहीं किया प्रशांत किशोर, बिल्कुल नहीं किया। और मैं कह रहा हूं उन्होंने बहुत अच्छा विकल्प दिया है। बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि क्यों हर बार आप एनडीए और महागठबंधन के बीच सोचो। 20 साल नीतीश को देखा है, 15 साल लालू को देखा है, 5 साल आप जन स्वराज को भी देखिए ना, देकर कि जिसने जो वादा किया है, उससे पलायन की बात की कि जनता को पलायन नहीं करने दूंगा, उसने एजुकेशन की बात की है, उसके उम्मीदवार आप देखिए। स्टैटिस्टिक्स दे दूं सर, 1950 से 1990 40 साल में 19 मुख्यमंत्री मिले बिहार को, और उसके बाद अगले 35 साल में आप राबड़ी जी का, क्योंकि राबड़ी जी लालू जी एक ही हुए और जीतन राम मांझी और नीतीश एक ही हुए, तो 40 साल में 19 मुख्यमंत्री और 35 साल में 2 मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से इफेक्टिवली 2 ही मुख्यमंत्री। बिल्कुल। तो जिस तरह की सत्ता 2 लोगों के अंदर बढ़ती रही, मुझे लग रहा है अब ये समय आया कि जनता सोचे कि भाई एक विकल्प अगर आपके पास है ना, जो जनता को लगता है कि भाई इन दोनों से हम निराश है, तो तीसरे विकल्प पे जाएगी। और जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हो, जनता को मतलब आना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक तरफ है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार है, अगर उसमें कोई नया विकल्प आ रहा है और जनता को लगता है कि मुद्दे अच्छे उठा रहा है, तो जनता वोट करेगी। उसमें क्या दिक्कत है? वो पहला वोट पड़ने में 1 हफ्ता है। आपका असेसमेंट अभी क्या है पीके को लेकर? मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो कहा था, या तो अर्श या फर्श, नहीं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं ना सर, जवाब दे रहा हूं कंप्लीट कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अर्श या फर्श पर। मुझे लग रहा है प्रशांत किशोर इस समय बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वो कहां जाकर रुकेंगे कोई तो डेफिनेशन होगी ना सर। मुझे लग रहा है मिनिमम 25 सीटें प्रशांत किशोर की आएगी। चलिए क्लियर बात कही, मिनिमम 25 सीटें। देखिए एक बात मैं त्रिपाठी जी आपसे पहले एक बात एक सेकंड कह देता हूं। अब इस पर आप विचार भी कर सकते हैं, आप चर्चा भी चला सकते हैं। कई लोगों से बातचीत करने के बाद मैं इस तर्क पर अब सहमत हो रहा हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जन स्वराज पार्टी दोनों एक साथ अच्छा नहीं कर सकते। दोनों एक साथ अच्छा नहीं। ये कह रहे हैं वो चुनावी महागठबंधन से लड़ रहे हैं। अब ये चुनाव, ये फैसला, वो तो बात तो वही कह रहे हैं ना वो। अब त्रिपाठी जी इस पर अपनी बात कह सकते हैं। तरफ बैठे ना। नहीं, मैं तो सबसे सहमत हो जाता हूँ और सबसे बड़े प्रशांत जी हैं तो उन्हीं से सहमत हो रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अर्श पर या फर्श पर, वो फर्श पर हैं। इसमें कोई भ्रम हम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अभी आप लोगों को भ्रम लग रहा है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ने तक का साहस नहीं कर पाया, उसको आप लोग, हमने भी खूब कहा था,
और मैं मानता हूं कि भाई कोई अगर आ रहा है, पैसा कौड़ी बढ़िया कमा लिया, तो उसके बाद नेतागिरी ही तो करना होता है। इतना करोड़ों रुपया है, कितना 500-600 करोड़ रुपया धने हैं, तो इतना क्या करेंगे? तो चुनाव में नहीं लड़ेगा आदमी। लोग पार्टी बना लेते हैं, वो भी पार्टी बना लिए। लेकिन प्रशांत एफर्ट में कोई सिंसियरिटी नहीं दिखी। नहीं, सिंसियरिटी दरअसल कैसे देखी जाए? सिंसियरिटी देखने का तरीका एक ये होता है कि अब जैसे कम लोग हैं, जानते होंगे, ध्यान में नहीं हुए, जानते तो सब हैं, फिर से याद दिला देता हूं। 5 सालों से गांधी जी के नाम पर वो देश भर के अलग अलग हिस्सों में जनसुराज पार्टी का काम कर रहे थे। 5 सालों से। मध्य प्रदेश चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि हम यहां हमारे इतने मेंबर हो गए हैं, उस पर इनकी वेबसाइट पे जाइए, मैंने बड़ा पढ़ा है तो इसलिए बता रहा हूं, तो उस पर काउंटर चलता रहता है कि इतने लोग हमारे यहां मध्य प्रदेश में जुड़ गए। पता चला जब चुनाव आया तो प्रत्याशी तक नहीं था उनके पास। बिहार में उन्होंने पिछली बार ही कहा था कि हमारा मामला बहुत ठीक हो गया है, लेकिन कब पार्टी बनाई? अभी जाकर गांधी जी के नाम पे बनाया। अच्छा, गांधी जी के नाम तो बना लिया, अभी गांधी जी का इधर कुछ बोलते हुए सुना क्या आपने? प्रशांत किशोर के पास पैसे बहुत हैं, उनको लगता है कि बिहार का एक वर्ग है जो परेशान है, जो सब कुछ है, लेकिन वो शायद समझ नहीं रहे हैं। वो करोड़ों में खेलने वाले व्यक्ति हैं। वो कह रहे हैं कि 10-12 हजार की फैक्ट्री, वो कहेगा कि नहीं आएंगे। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 10-12 हजार जो वहां कमा रहा है वो किस तरह से लौट के आएगा। और बिहार का व्यक्ति जो गया है वो सब 10-12 हजार वाला नहीं है प्रशांत जी। अब वो करोड़ों के पैकेज में है। हैसियत नहीं है बिहार की गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए कि उसको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5-5 करोड़ तक के पैकेज पे बिहारी पड़े हुए देश। कितने सर? अरे आप गुजरात की फैक्ट्रियों में जाइए, टॉप मैनेजमेंट पे पहुंच रहे हैं वो। आप, मैं दरअसल जो पिछले कुछ समय में जो डेमोग्राफी बदली है, आप जैसे कहते हैं ना सूरत, आप जैसे कहते हैं अहमदाबाद, आप जैसे कहते हैं आणंद, आप जैसे कहते हैं वडोदरा, आप जैसे, मतलब किसी भी जगह आप जाएंगे तो अब बिहारी सिर्फ लेबर क्लास नहीं है, इसको आप समझिए। उसका बढ़िया 3 BHK फ्लैट है, उसका 2 BHK फ्लैट है, 2 करोड़ का फ्लैट। अगेन मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन कितने लोग हैं ऐसे बिहार के? मैं कहता रहा हूं कितने लोग वाले में तो वही बता देंगे। 95% पास मोटरसाइकिल नहीं है। हम जाते हैं तो पटना की सड़कों पर स्कॉर्पियो दौड़ रही है, जिले जिले में दौड़ रही है। आप, मतलब मैं समझता हूं बिहार को कुछ ज्यादा ही गरीब बताने की कोशिश होती है। बिहार में एटमॉस्फेयर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। अभी ये पर कैपिटा निकाल के बता देंगे आपको। देखिए, पर कैपिटा वाला खेल तो बड़ा विचित्र है, उसको क्या ही कहें। फिर तो सब कोई भी, फिर तो कोई इंडेक्स नहीं मानी जा सकती। पर कैपिटा वहां कहते हैं कि 90% लोग वो हाई स्कूल नहीं पास हैं। हम आज तक उस आंकड़े पे यकीन नहीं कर पा रहे सर। अरे 2 सर ऐसा है कि हाई स्कूल नहीं पास किया। 2 बातें शर्मा जी मैं आपको ये बता, ये वाला थोड़ा, लेकिन सीरियस नोट पे कह रहा हूं, प्रशांत किशोर अब लड़ाई में कहीं बचे नहीं है, वो टीवी डिबेट में बचे, वो बस, इसके अलावा नहीं बचे। इस पर फाइनल वर्ड आप ही का। नहीं, देखिए, मैं उनके एफर्ट की कोई, मैं वो नहीं कह रहा कि एफर्ट नहीं कर रहे वो, लेकिन एफर्ट किस चीज़ का कर रहे हैं। और दूसरा, मैं एक बात कहूँ, बहुत खराब लगेगी आपको, उनकी क्या विश्वसनीयता है? कोई विश्वसनीयता नहीं है प्रशांत किशोर की। मैं यदि उनका इंटरव्यू करता तो मैं कहता कि आपको सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, क्योंकि आपने जिन ब्रांड्स को बेचा, उन ब्रांड्स को आज आप खराब बता रहे हैं। ऐसे ब्रांड क्यों बेचे आपने देश को? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये सब ब्रांड खराब हो गए जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे ब्रांड मैनेजर की मुझे क्या जरूरत है? करोगे सर, आप एक मिनट विजय सर, ऐसी विश्वास की बात करोगे तो ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिसने किसका विरोध नहीं किया, उसका सरकार नहीं बनाई? विरोध की बात नहीं, ब्रांड मैनेजर की बात कर रहा हूं। आप एक उदाहरण दे दीजिए ना, वो प्रोफेशनल मार्केटिंग के आदमी थे वो। आप राजनीतिक का उदाहरण दे दीजिए मेरे को। आपके इंटरव्यू में सवाल मेरा भी, आपने कहा नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, सर किसी का नाम बताइए ना जो घुरहु निरहु रहा हो उसको इन्होंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। हाँ, तो वही बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, सवाल तो ये है ना, हम तो आज तक कई बार कह रहा हूँ कि उनके एफर्ट ठीक है, लेकिन बने बनाए को और बड़ा बना देना उस तरह से काम नहीं आता। और वो एक कंफ्यूजन में रहे। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि यदि वो, मुझे कोई नीतीश कुमार से, बीजेपी से, तेजस्वी से वो नहीं है, आपको एक लाइन तय करनी चाहिए थी कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं या आप तेजस्वी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। सर एक मिनट सर, देखिए अभी हम लोग कह रहे थे और आप सब लोगों ने खारिज किया। मेरा 3 बेटा गुजरात में इंजीनियर है, पीके नौकरी दे देंगे? ये शो चलते हुए आ रहा है अभी मैसेज। 3 बेटा गुजरात में इंजीनियर है, सर देखिए, ऐसा है कि बिहारी मिडिल क्लास हर जगह अच्छा कर रहा है, इस पे 2 मत नहीं है। जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन ये भी सच है कि बिहार में गरीबी है और बिहार की गरीबी अब देश के अलग अलग जगहों से पैसे वहां जो रेमिटेंस होता है, क्या प्लान है बिहार की गरीबी? लेकिन एक बात, लास्ट बात मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, देखिए बिहार की राजनीति बड़ी परिपक्व राजनीति होती है। मैं त्रिपाठी जी के हर बात से सहमत हो सकता हूं, एक बात से असहमत होता रहूंगा कि बिहार में कोई भी राजनीतिक दल पैसे के बल पर चुनाव नहीं जीत सकता।
तो ये मैंने कब कहा? अभी आपने वो तो कहा ये ना कह कि रहे बहुत पैसा पैसा है बैंक उनके है, पास। मैंने लेकिन कब कहा? अगर जीत सकते तो फिर कहते ना प्रशांत मैं तो किशोर कहता सीएम ना हो कि जाते। प्रशांत किशोर ही जीत रहे हैं। नहीं, अच्छा वो उनके तो पास कह रहे थे पैसा है, इफरात पैसा है तो इसलिए राजनीति तो कर रहे हैं।